जहाँ तक हम बात करें अमेरिका और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स के रिस्पांस टाइम की, तो ये 24 घंटे हाई अलर्ट रहते हैं और वार हेड से कनेक्टेड होते हैं और प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के फ़ौरन बाद तकरीबन चंद मिनट्स के अंदर ये अपने टारगेट की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इमेजिन करें कि हमारे पास एक टाइम रिवर्सिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम कई सौ साल पीछे चले गए हैं पुराने सिस्टम को ऑब्जर्व करने, और फिर जब हम उस सिस्टम को ऑब्जर्व करने के बाद आके आज के सिस्टम से कंपेयर करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि फूड हो या रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या कम्युनिकेशन की, हर फील्ड में आज के दौर में इनकलाब आ चुका है। माजी में एक दौर था कि मलेरिया जैसी बीमारी ने कई लाख लोगों की जान ले ली और कई हज़ार साल तक इसका इलाज ही नहीं आया था, जबकि एक आज का दौर है जिसके अंदर कोरोना जैसी ख़तरनाक वबाई मर्ज़ का हमने 2 से 3 साल के मुख्तसर अरसे में वैक्सीन तैयार कर लिया। और इस तमाम इनकलाब का क्रेडिट यकीनन साइंस को ही जाता है, लेकिन जहाँ पे साइंस कुछ चीज़ों में तारीफ़ डिज़र्व करती है वहाँ पे कुछ चीज़ों में तनकीद भी डिज़र्व करती है। और उन चीज़ों में से एक चीज़ है एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब इंसानियत की बका के लिए ख़तरा बन चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद एटॉमिक बॉम्ब को अगर एक साथ ब्लास्ट कर दिया जाए तो ये ज़मीन सूरज की मानद हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक फ़ौरन पहुंचती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे एटम बम के बारे में कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कितना ख़तरनाक है, इसकी हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट टाइम पे किस कंट्री के पास कितने एटम बम मौजूद हैं और फ्यूचर में दुनिया के एटम बम से जुड़े खदशात क्या हैं। अब अगर हम बात करें एटम बम के प्रिंसिपल की, तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम है फिशन रिएक्शन। ये फिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको मैं कुछ सादा अल्फाज में आपको यूँ समझाता हूँ कि आप सपोज़ करें हमारे पास एक यूरेनियम एटम है और उस एटम के सेंटर में एक रीजन होता है, एक जगह होती है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। उस यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस के ऊपर मैं एक न्यूट्रॉन फेंकता हूँ। न्यूट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो मैं फेंकता हूँ। तो जैसे ही न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पर टकराएगा तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ ये कि न्यूट्रॉन के टकराते ही जो आपका यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये देखने को मिलेगी कि न्यूक्लियस के तकसीम होते ही बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर खारिज होगी, और तीसरी चीज़ हमें ये देखने को मिलेगी कि जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा कुछ न्यूट्रॉन जो हमने शुरू में फेंके थे उस तरह की चीज़ें और भी पैदा होंगी न्यूक्लियस की तकसीम के दौरान, और ये नए पैदा होने वाले न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के 2 हिस्से मिले हैं उनके ऊपर टकराएंगे और उन 2 हिस्सों को 4 में तकसीम कर देंगे, और बिल्कुल पहले की तरह फिर यहाँ पे भी हमें एनर्जी मिलेगी और मज़ीद न्यूट्रॉन मिलेंगे, और मज़ीद जो न्यूट्रॉन मिलेंगे फिर वो फर्दर न्यूक्लियस को डिवाइड करते जाएंगे और ये एक चेन की तरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और हर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आपको एनर्जी भी मिलती जाएगी और न्यूट्रॉन भी मिलते जाएंगे। अब इन फिशन रिएक्शन की 2 इकसाम होती हैं, एक को कहा जाता है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन और दूसरे को कहा जाता है अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। कंट्रोल फिशन रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियस की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल करके जो एनर्जी मिलती है उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए। जबकि दूसरी इकसाम आती है अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन की, जिसके अंदर जो चेन रिएक्शन है वो लगातार अनकंट्रोल्ड मैनर में आपका मल्टीप्लाई होता जाता है और हर स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती जाएगी, और वो इतना अनकंट्रोल हो जाएगा कि जो एनर्जी होगी वो एक ब्लास्ट की शक्ल अख्तियार कर लेगी जो कि एक एटम बम बन जाएगा। तो एटम बम के अंदर जो और आपके फिशन रिएक्शन की टाइप इस्तेमाल होती है वो होती है अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। एटम बम कितना ख़तरनाक है इसको समझने के लिए इमेजिन करें कि हमारे पास एक तरफ पड़ा है यूरेनियम से बना 1 किलोग्राम का एटम बम और दूसरी तरफ पड़ा हुआ है आम बम जिसके अंदर 17,000 टन TNT जो एक केमिकल होता है धमाके खेज वो भरा हुआ है, और 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। अब अगर हम इसको भी ब्लास्ट कर दें और इसको भी ब्लास्ट कर दें तो इस 1 किलोग्राम का जो एटम बम है इसकी एनर्जी इस 17,000 टन TNT भरे बम से कहीं ज़्यादा होगी। इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एटम बम कितना ख़तरनाक होता है। एटम बम से हासिल होने वाली एनर्जी कई सूरतों में तकसीम हो जाती है। इनमें से जो 50% एनर्जी है वो ब्लास्ट की शक्ल में हासिल होती है, और इस ब्लास्ट की वजह से जो फ़िज़ा में मौजूद गैसेज होती हैं वो शॉक वेव की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं जो ब्लास्ट की जगह से आउटवर्ड फैलना शुरू कर देती हैं फुटबॉल की तरह, और इस शॉक वेव की वजह से उस एरिया में मौजूद बिल्डिंग्स और जो दरख्त होते हैं वो डैमेज होते हैं।
इसके बाद जो 35% एनर्जी है वो टेम्परेचर की शक्ल में खारिज होती है, जिससे वहाँ पे मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो बुखारात बन जाती हैं और जल जाती हैं। और 15% जो एनर्जी होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में खारिज होती है, और इन रेडिएशंस के अंदर इंसानी जिस्म को चीरने की सलाहियत मौजूद होती है, जिससे इंसान की या तो फौरी मौत हो जाएगी, अगर मौत नहीं भी होती तो उसके अंदर कैंसर की तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तारीख में सबसे पहला एटम बम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाया, जिसको 16 जुलाई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमरीकी रियासत मेक्सिको के सहरा में टेस्ट के तौर पे सुबह 5:29 पे ब्लास्ट किया गया। इस मकसद के लिए जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उस प्रोजेक्ट का सीक्रेट नेम था प्रोजेक्ट वाई, और जो पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया गया उसका सीक्रेट कोड नेम था ट्रिनिटी। माजी में सबसे पहला एटम बम का हमला जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की जानिब से किया गया, जिसके अंदर तकरीबन 15,000 TNT के बराबर एनर्जी खारिज हुई। और जो बम इस्तेमाल किया गया उसका नाम लिटिल बॉय था, और इस बम से तकरीबन 70,000 लोग चंद सेकंड के अंदर पिघल कर धुआं बन गए, और पूरे हिरोशिमा सिटी का तकरीबन 67% स्ट्रक्चर तबाह हो गया। और दुनिया में एटम बम का आखिरी हमला भी जापान के शहर नागासाकी के ऊपर किया गया, जो पहले हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, जिसके अंदर तकरीबन 21,000 TNT के बराबर एनर्जी खारिज हुई थी, और इसमें 39,000 लोगों की मौत हुई थी और 25,000 लोग ज़ख्मी हुए थे। हालांकि ये हमला पहले हमले से ज़्यादा ख़तरनाक था, लेकिन इसमें अमवात की शरह कम थी, क्योंकि जो नागासाकी सिटी है उसका जो जोग्राफियाई इलाका वो कुछ इस तरह का है कि उसने नुकसान की शरह को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि अमेरिका की जानिब से जापान के जो 4 शहर एटम बम के हमले के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, उन शहरों में हिरोशिमा, कोकोरा, कोयोटा और निगाटा शामिल थे। मीन्स इस लिस्ट के अंदर नागासाकी सिटी का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जो सेक्रेटरी ऑफ वार थे उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर नागासाकी का नाम शामिल करके कोयोटा का नाम निकाल दिया गया। और ये बताया जाता है कि जो नाम निकाला गया था कोयोटा का, वो सेक्रेटरी ऑफ वार के कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से निकाला गया था, और उन रीज़न में से एक रीज़न ये भी बताई जाती है कि जो सेक्रेटरी वार थे वो 1920 में, यानी जब जंग छिड़ी हुई थी उससे 25 साल पहले अपनी शादी का हनीमून मनाने जापान के शहर कोयोटा गए थे, और उनका मानना था कि उनकी यादें उस शहर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके कोयोटा सिटी का नाम निकलवा के नागासाकी सिटी का नाम शामिल करवाया। और ये भी कहा जाता है कि उन 4 शहरों के अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे उनमें हिरोशिमा और कोकोरा सिटी थे। हिरोशिमा पर अटैक करने के ठीक 3 दिन बाद यूएस आर्मी का अगला टारगेट था कोकोरा सिटी। सो यूएस आर्मी की टीम एक और एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन, उसको लेकर कोकोरा सिटी की तरफ रवाना हो गया। लेकिन कोकोरा सिटी के ऊपर पहुंचने के बाद पता चला कि पूरे सिटी को बादलों ने अपने घेरे में लिया हुआ है, और इस सिचुएशन में कोकोरा सिटी के ऊपर एटम बम को फेंकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था, जिसकी वजह से यूएस आर्मी की टीम ने अपना फैसला चेंज किया और कोकोरा सिटी की बजाय नागासाकी सिटी को अपना अगला हदफ मुकर्रर किया, और 10:45 के ऊपर अपने जहाज का रुख नागासाकी सिटी की तरफ डाइवर्ट कर दिया, और ठीक 17 मिनट बाद नागासाकी सिटी के ऊपर 11:02 के ऊपर बम ड्रॉप कर दिया गया। एटॉमिक स्टेट की लिस्ट में जिन ममालिक के नाम शामिल हैं उनमें रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, चाइना, यूके, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इस लिस्ट में इजराइल वो वाहिद कंट्री है जिसने खुद से आज तक एतराफ़ नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन आमतौर पर यही कहा जाता है कि जो इजराइल है वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, और उसके पास भी तकरीबन 100 के करीब एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं। दुनिया में तकरीबन 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इन वेपन्स में से जो 90% है वो सिर्फ 2 ममालिक रशिया और अमेरिका के पास हैं, जिनके पास तकरीबन 6,000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अगर हम इन न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो सिर्फ अमेरिका के एक न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर जो लोडेड न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनकी पावर वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाले तमाम बम, चाहे वो कन्वेंशनल आम बम थे या जापान के ऊपर गिराए जाने वाले एटम बम थे, उनसे भी 7 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। और ऐसी 10 सबमरीन तकरीबन अमेरिका के समंदरों में मौजूद होती हैं। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल B-83 ग्रेविटी बॉम्ब है, जिसकी स्ट्रेंथ हिरोशिमा में इस्तेमाल होने वाले एटम बॉम्ब से तकरीबन 80 गुना ज़्यादा है। जहाँ तक हम बात करें अमेरिका और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स के रिस्पॉन्स टाइम की, तो ये 24 घंटे हाई अलर्ट रहते हैं और वार हेड से कनेक्टेड होते हैं,
और प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के फ़ौरन बाद तकरीबन चंद मिनट्स के अंदर ये अपने टारगेट की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। जबकि जो चाइना की पॉलिसी है इस बारे में वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो आम हालात के अंदर वार हेड से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन जब किसी कंट्री के साथ चाइना के हालात कशीदा चल रहे होते हैं फिर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट कर देते हैं और उनको वार हेड से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कंट्री पाकिस्तान और इंडिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद की। तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद है वो 165 है, जबकि इंडिया के पास 160 है।